Hello everyone, I welcome you all once again on the platform of Easily, जहां पे हमारे उदय बैच में आपका वेलकम है. So I welcome once again on our उदय बैच, जहां पे आप रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हैं हमारे 11th क्लास की. और जैसे कि आपको पता है आज की क्लास में हम कुछ पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में. अंडर चैप्टर 1 जैसे कि आपको पता है चैप्टर 1 है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और इसकी आज है ये क्लास थर्ड. और थर्ड क्लास में जो टॉपिक हम लेकर आए वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. यानी ये दोनों टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बने रहिए क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए. चलिए तो शुरू करते हैं. और सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज, क्योंकि आपने पिछली क्लास में देखा था कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट. अब जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में. यानी दीज बिजनेस एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. द पहली फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री, उसके बाद है कॉमर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडस्ट्री क्या है. तो इंडस्ट्री इज एन एक्टिविटी. इंडस्ट्री क्या है? इज एन एक्टिविटी which involve converting of raw material into useful product. यानी एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? इंडस्ट्री कहलाती है. अब सवाल आपके दिमाग में ही आ रहा होगा, सर इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड होती है? तो बच्चों इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होती है प्रोडक्शन, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है. इसके अंदर एक्टिविटी आती है किसकी? प्रोसेसिंग. यानी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रॉ मटेरियल को किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट में. तो इसका मतलब इसके अंदर 2 एक्टिविटी आ गई. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन और सेकंड वन इज प्रोसेसिंग. लेकिन इसके अलावा भी इंडस्ट्री के अंदर रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, यानी किसी भी चीज की हम अगर रेयरिंग कर रहे हैं या फिर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वो भी हमारा किसका पार्ट होगा? वो भी हमारा इंडस्ट्री का पार्ट होगा. यानी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? इंडस्ट्री में हमारा जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल उसको हम यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. यानी कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें? यूजफुल प्रोडक्ट में. यूजफुल प्रोडक्ट. ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं तो इससे आपको आसानी हो जाएगी. तो इंडस्ट्री मींस ऑल सच एक्टिविटी विच हेल्प और विच कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज नोन एज इंडस्ट्री. अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, तो उसका सवाल का जवाब भी आपके पास है. इसके अंदर आता है प्रोडक्शन, इसके अंदर आती है प्रोसेसिंग, इसके अंदर आती है रेयरिंग और इसके अंदर आता है रिप्रोडक्शन. तो क्या सवाल यहीं तक खत्म हो जाता है? बट लेकिन द टर्म इंडस्ट्री जो है, ये द टर्म इंडस्ट्री, अब ये जो वर्ड है इंडस्ट्री, इट डज नॉट मीन कि इसको हम सिर्फ इसी सेंस में जानते हैं कि रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल द फर्म्स विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट. यानी इंडस्ट्री में क्या है? इंडस्ट्री के अंदर वो सारी फर्म्स आती हैं जो हमारे रॉ मटेरियल, जो एक से टाइप का प्रोडक्ट बना रही है. यानी एक ही टाइप का अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आपका इंडस्ट्री कहलाएगा. जैसे आपने सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री. फिल्म इंडस्ट्री क्या है? उसके अंदर डिफरेंट फिल्म बनती है. यानी जितनी कलेक्शन ऑफ फर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंडस्ट्री कहलाता है. जैसे कि आप बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है कि इसके अंदर बहुत सारी फर्म आ रही हैं जो टेक्सटाइल में डील करती हैं. अगर मैं कहूं शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी शुगर फर्म्स आ रही हैं जो शुगर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो इंडस्ट्री इज द कलेक्टिव नेम ऑफ वेरियस फर्म्स डीलिंग इन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट. यानी जब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में बहुत सारी फर्म एक साथ काम करती हैं तो उसको भी हम इंडस्ट्री बोलते हैं. अब इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं? तो इंडस्ट्री के अंदर बच्चों 2 टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. पहला है आपका कंज्यूमेबल गुड्स. कंज्यूमेबल गुड्स यानी जो डेली कंजम्पशन के लिए हमें चाहिए, बीइंग ए कंज्यूमर जो हमें डेली कंजम्पशन के लिए चाहिए वो हमारे कंज्यूमेबल गुड्स कहलाएंगे. जैसे कि ब्रेड, बटर, शुगर, तो वो सब क्या है? कंज्यूमेबल गुड्स हैं. इसके अलावा जो इंडस्ट्री होती है वो प्रोड्यूस करती है कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच
विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, सब कहलाएंगे कैपिटल गुड्स। ठीक है, जैसे कि आपकी प्लांट मशीनरी हो गई, उस प्लांट मशीनरी से आप फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो आपका पार्ट होगा किसका, कैपिटल गुड्स का पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन अब हम जानते हैं दूसरा एस्पेक्ट, दैट इज कॉमर्स के बारे में, यानी कॉमर्स क्या है। तो अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स इज ब्रॉड इन सेंस, यानी एक बड़ी चीज है, यानी इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ी चीज है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इंक्लूड ऑल दी एक्टिविटी विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करती हैं वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, यस वो सारी एक्टिविटी हमारी कहलाएंगी, क्या चीज कहलाएंगी, कॉमर्स कहलाएंगी। यानी कॉमर्स इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। क्योंकि गुड्स कौन बना रहा है, गुड्स बना रहा है भैया प्रोड्यूसर। इस गुड्स को हमें क्या करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, और उस कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी वो सब किसका पार्ट होंगी, कॉमर्स का पार्ट होंगी। क्योंकि आपको पता है जब गुड्स बनाया जाता है तो बहुत सारी दिक्कत आती है कंज्यूमर तक पहुंचाने में, क्योंकि कंज्यूमर एक जगह तो कलेक्टेड है नहीं, दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उनके लिए हमें आसानी के लिए, उनके स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटी करना पड़ती है, जैसे कि हम कम्युनिकेशन करेंगे, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, जैसे कि हम वेयर हाउसिंग का यूज करेंगे। तो वेरियस हिंड्रेंस को रिमूव कर देना और उसको फैसिलिटेट करना, इजी फैसिलिटेट करना, ताकि गुड्स कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच जाए, वही चीज आपकी क्या कहलाती है, कॉमर्स कहलाती है। यानी यहां तक तो हम दोनों को क्लियर हो चुका होगा आपको कि इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं क्या है। लेकिन इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहीं पर ही एक कहावत किसी ने कही है, बहुत ही फेमस शेर है, मैं आपको इसके सामने शेयर करना चाहूंगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है। तो इस शेर का मतलब यह है बच्चों, जब भी आप अपने एम्बिशन सेट करते हैं तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होते हैं, ताकि आप उस एम्बिशन को अचीव कर सके। तो जिंदगी में हमेशा बहुत बड़े बड़े एम्बिशन बनाइए, अच्छे विजन रखिए, बड़े विजन रखिए, और उसको पाने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट लगाइए, सो दैट आप उन एम्बिशन को पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे आगे का पार्ट देखते हैं। तो आगे की पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं क्या, आगे के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में, यानी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है। क्योंकि आगे पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। अब यहां पे हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री कितने टाइप की है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में डिवाइड की जा सकती है। आप देख सकते हैं, पहली है आप यहां पे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री, और थर्ड वन इज टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी इंडस्ट्री की, तो प्राइमरी इंडस्ट्री include all such activity which is related to the extraction of natural resources as well as rearing and reproduction of organism। यानी वो सारी एक्टिविटीज जो रिलेटेड होती हैं किससे, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे कि हम क्या करते हैं, समंदर से निकालते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, या फिर हम समंदर से फिश निकाल रहे हैं, या फिर हम फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर हम हंटिंग कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन जब हम नेचुरल रिसोर्सेज से कर रहे हैं, या फिर हम रेयरिंग या रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज पार्ट होती है किसका, प्राइमरी इंडस्ट्री का। सो प्राइमरी इंडस्ट्री पहले याद रखनी है कि प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन as well as the
प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो फार्मर हमारी खेती कर रहे हैं तो वो किसका पार्ट हो गया, वो पार्ट हो गया आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री का, यानी इसके अंदर एक्सट्रैक्शन भी आता है। अगर आप किसी ओशन से कुछ निकालते हैं या जमीन से कुछ निकालते हैं या फिर आप दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ भी चीज निकाल रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग वगैरह हो रही है या रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दो एनिमल्स ब्रीडिंग कर रहे हैं, एनिमल्स रेयरिंग कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटी is the part of your primary industry। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश एंड सेमी फिनिश गुड्स, यानी वो सारी एक्टिविटी जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश या सेमी फिनिश, यहां पे मैं लिख देता हूं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, फिनिश गुड्स आप याद ज्यादा रखिएगा, तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? सेकेंड इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है? टर्शरी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू द सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्री जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, यानी ये कुछ बना नहीं रही है बल्कि सपोर्ट कर रही है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। जैसे क्योंकि अगर आपको कहीं पर माल पहुंचाना है तो आपको चाहिए होगा ट्रांसपोर्टेशन, आपको चाहिए होगा बैंक की फैसिलिटी, आपको चाहिए होगा इंश्योरेंस, आपको चाहिए होगा कम्युनिकेशन, तो वो सारी एक्टिविटीज हमारी पार्ट होती है भैया किसकी? टर्शरी इंडस्ट्री की। इसलिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंड इंडस्ट्री को। तो ओवरऑल तो आपके ये समझ में आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है और टर्शरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, प्राइमरी इंडस्ट्री आर द इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन, रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जिसमें हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहां से? नेचुरल रिसोर्सेज से। तो वो सारी एक्टिविटी हमारी कौन सी हो गई? प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो गई। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दीज इंडस्ट्री यानी प्राइमरी इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। पहला है आपका एक्सट्रैक्टिव, दूसरा है जेनेटिक, यानी ये प्राइमरी इंडस्ट्री भैया दो पार्ट में डिवाइड हो गई भी यहां पे। पहली कौन सी बन गई? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, और दूसरी बन गई आपकी जेनेटिक। अब सबसे पहली बात करते हैं हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब the industry which the activity which is related to the extraction of anything from natural resources, यानी कोई भी चीज निकालो, कहां से निकालो? नेचुरल रिसोर्सेज से निकालो। जैसे कि अगर आप सी फूड निकाल रहे हैं, यानी सी फूड कहां से निकालेंगे भैया? आप निकालेंगे रिवर से या फिर आप निकाल रहे हैं ओशन से। ठीक है, तो किसका पार्ट हो गया? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, या फिर आप ओर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, ओर्स होती हैं बहुत सारी, आयरन ओर हो गई या फिर आपकी एल्युमिनियम की ओर हो गई। तो ये ओर्स कहां से निकलेंगी भैया? ये निकलेंगी आपकी अर्थ में से। ठीक है, जमीन में से। तो वो भी आपकी क्या हो गई? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट हो गई। या फिर आप क्या कर रहे हैं? टिम्बर निकालते हैं। टिम्बर मींस लकड़ी। ठीक है, और ये कहां से निकालेंगे भैया? फॉरेस्ट से निकालेंगे। ठीक है, टिम्बर बोल दूं या फिर मैं वुड बोल दूं। ठीक है, ठीक है, तो ये कहां से निकालना है? ये निकालते हैं हम फॉरेस्ट से। तो जब हम ये सारी चीजों का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं आइदर फ्रॉम सी या फिर आपके ओशन या अर्थ या फॉरेस्ट से कोई भी नेचुरल चीज निकाल लें, तो वो आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगी। यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? जमीन से, समंदर से, फॉरेस्ट से निकाल लें। अब इनको हम डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं और इनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए
किसको दे सकते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री को दे सकते हैं। जैसे कि सी फूड है, सी फूड क्या होता है? डायरेक्टली भी कंज्यूम हो जाता है और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होके सेकेंडरी इंडस्ट्री के पास जाके एक न्यू प्रोडक्ट भी बन सकता है। लाइकवाइज आपकी ओर्स है, ओर्स तो जनरली क्या होती है? कन्वर्ट होती है पहले काय में? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की, तो वो डायरेक्टली भी कंज्यूम होते हैं और उनसे क्या हो सकता है? दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो इनके जो फाइनल प्रोडक्ट है तो इट में डायरेक्टली भी कंज्यूम हो सकते हैं और ये क्या है? फर्दर रॉ मटेरियल का भी काम कर सकते हैं। किसके लिए? सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए। अब इसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटी आ गई? अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यहां पे आ गई आपकी भैया फार्मिंग आप सब जानते ही हैं। माइनिंग, यानी माइनिंग जो कोयला निकालना है, सोना निकालना है, गोल्ड निकालना है, तो सब माइनिंग हो गई। फिशिंग जैसे कि मैंने आपको यहां बताया। हंटिंग, इसके अलावा लंबरिंग एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन, जमीन से तेल वगैरह निकालना। तो ये सारी एक्टिविटीज द पार्ट ऑफ योर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम मूव कर लेते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री पे। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है? जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द रियरिंग and reproduction of ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके एनिमल्स भी आ सकते हैं और आपके प्लांट्स भी आ सकते हैं। यानी ये दोनों चीजों में डील करती है। चाहे तो इसके अंदर एनिमल्स भी आ सकते हैं, बच्चों याद रखना है, और इसके अंदर आपके प्लांट्स भी आ सकते हैं। यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स की जब हम क्या कर रहे हैं? रेयरिंग कर रहे हैं या रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो पार्ट हो गया आपका जेनेटिक इंडस्ट्री का। कैसे? पहले आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ रेड रोज दिखता होगा, यानी लाल वाला गुलाब। लेकिन आज अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको हर टाइप का, हर कलर का गुलाब मिल जाता है। चाहे वो येलो हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो आपको पिंक हो। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? ये सब पॉसिबल हो पाया जेनेटिक इंडस्ट्री के द्वारा। यानी जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हैं? ब्रीडिंग कर देते हैं। यानी हम ब्रीडिंग कर रहे हैं या फिर रियरिंग कर रहे हैं, दो प्लांट को मिला के एक दूसरा नया फ्रेश प्लांट बना दिया और उसकी जीन्स को चेंज कर दिया, यानी कलर्स को चेंज कर दिया। तो उससे क्या होती है? एक नया डेवलपमेंट आता है, न्यू इनोवेशन आता है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती है? दो एनिमल्स या दो प्लांट को बना के उसकी एक ब्रीडिंग, एक नई ब्रीडिंग बनाती है और उसी इंडस्ट्री को हम जानते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के नाम से। अब कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाएंगी इसके अंदर? आ जाएगी कैटल ब्रीडिंग, यानी कैटल की ब्रीडिंग। पोल्ट्री फार्म, यानी पोल्ट्री फार्म जितने भी आप देखते हैं, मुर्गी पालन। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है? नए नए टाइप के पोल्ट्री फार्म खुल रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, एज वेल एज उसमें ब्रीडिंग करा के एक नई नस्ल को क्या कर रहे हैं? पैदा कर रहे हैं। रेयरिंग ऑफ प्लांट इन नर्सरी, इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप के प्लांट की रेयरिंग करा के नर्सरी में एक नया डेवलपमेंट करते हैं, एक न्यू टाइप का प्लांट बनाते हैं। तो वो ऑल सच पार्ट इज द पार्ट ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। ये सब किसका पार्ट हो गया? जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट हो जाता है। तो आई एम श्योर कि यहां पे आपको एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं सब इसके अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट जो कि है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। अगर मैं सेकेंडरी इंडस्ट्री को ओवरऑल बात करूं तो मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू दी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। और इसके अंदर जो एक्टिविटी आती है वो प्रोडक्शन की आती है, प्रोसेसिंग की आती है, रेयरिंग की आती है, रिप्रोडक्शन की आती है। वो सारी एक्टिविटीज हमारी किस में आ जाती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाती है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड, यानी ये सेकेंडरी इंडस्ट्री भी क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी है? यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मींस द इंडस्ट्री रिलेटेड टू दी कन्वर्जन अगेन यहां पे आ रहा है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश और सेमी फिनिश गुड्स। यानी फिनिश या सेमी फिनिश गुड्स में हम जब कन्वर्ट कर देते हैं, स्पेशली हम बात करते हैं फिनिश गुड्स की, तो हम फिनिश गुड्स में जब रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आती है। दीज इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड
क्लासिफाइड, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड लास्टली असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब इनको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है जनरली इन इंडस्ट्री से बहुत पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं एनालिटिकल इंडस्ट्री की, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? एनालिटिकल इंडस्ट्री मींस द इंडस्ट्री जहां पे कोई भी एक नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करा जाता है, डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है और उससे ही फिनिश प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। यानी यहां पे एक रॉ मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है, और डिफरेंट फिनिश गुड्स बना दिए जाते हैं, वेरियस फिनिश गुड्स बना दिए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल जो काला तेल होता है वो समंदर से निकाला जाता है। अब उस क्रूड ऑयल से क्या क्या बनाया जाता है बच्चों? उससे बनाया जाता है पेट्रोलियम, उससे बनता है पेट्रोल जो हम गाड़ी में चलाते हैं, उससे बनता है डीजल, उससे बनता है ल्यूब्रिकेंट, उससे बनता है वैक्स, उससे बनता है केरोसिन। यानी जब आपने एक रॉ मटेरियल लिया, यानी एक कंपोनेंट लिया और उसको ब्रेक कर दिया डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट में, यानी हर प्रोडक्ट क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो वो इंडस्ट्री क्या, इसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है? ब्रेक कर देती है कंपोनेंट को या रॉ मटेरियल को इनटू डिफरेंट फिनिश प्रोडक्ट। जैसे कि क्रूड ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसमें हम पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, वैक्स, लुब्रिकेंट, हर टाइप की चीज बना दे रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री होती है आपकी एनालिटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी इंडस्ट्री, जिसको हम जानते हैं कौन से नाम से, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री में होता है इसका जस्ट अपोजिट, यानी सिंथेटिकल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री वेयर नंबर ऑफ, यानी मोर देन वन प्रोडक्ट, यानी एक से ज्यादा प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है। यानी इसके अंदर वेरियस रॉ मटेरियल या तो वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे, ठीक है, 2 और मोर या 2 या 2 से ज्यादा जो कंपोनेंट हैं या रॉ मटेरियल हैं, उनको हमने क्या करना है, उसको हमने कंबाइन करके एक फिनिश प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट आपको क्या लगता है कि ये सिंगल कंपोनेंट से बन जाता है? नो, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, उसके बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है, जिसको हम जानते हैं सीमेंट के नाम से। तो वो काम होता है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री का। इसके अलावा क्या होते हैं, पेंट्स जो हम घरों पे करते हैं, घर पे करते हैं, हम पेंट करते हैं जिससे हमारे घर लगते हैं शानदार। तो ये पेंट कैसे बनता है? इस पेंट के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलाए जाते हैं, उससे आपका एक फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है। तो वो भी पार्ट हो गया आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री का। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा इसके अंदर ये दीज 2 एग्जाम्पल आई थिंक इनफ है, आपको याद रखनी है। पहली है आपकी सीमेंट और दूसरी है आपकी पेंट, ठीक है। इसके अलावा आप कॉस्मेटिक भी ले सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक में भी क्या करते हैं हम, डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल मिला के एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दीज आर 2 टाइप ऑफ इंडस्ट्री, एनालिटिकल और सिंथेटिकल, आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री है आपकी प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? द इंडस्ट्री वेयर, जहां पे डिफरेंट स्टेजेस रिक्वायर्ड टू फिनिश टू मेक ए प्रोडक्ट, यानी जहां पे प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट स्टेज से गुजर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर क्या होती है, एक जो हम जनरली रोजाना अपने खाने में कंज्यूम करते हैं, तो वो शुगर कैसे बनती है? शुगर के लिए डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस। पहले शुगर केन से क्या है, शुगर को केन को ब्रेक किया जाता है, उसको में जूस निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती होगी। तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है, जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री क्या होती है? एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यानी जिसके अंदर फर्दर स्टेजेस रिक्वायर्ड, यानी जो गुड्स है आपका वो कई सारी स्टेजेस से गुजर के एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि शुगर हो गया, इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री हो गई। तो ये आपकी आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट, वो है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द industry which involve assembling of various part or component
ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी वो इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट को असेंबल करने का काम किया जाता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल यानी कार वगैरह क्या होती है, ये कैसे बनती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग हो गया, उसकी सीट्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब अलग अलग क्या करी जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, असेंबल की जाती हैं, तो एक फिनिश प्रोडक्ट बन के आता है जिसको हम कार के नाम से जानते हैं। तो ऑटोमोबाइल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरियस कंपोनेंट को असेंबल करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज आर ऑफ 4 टाइप, याद रखनी है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हम मूव कर लेते हैं सेकंड पार्ट पे, यानी सेकंड इंडस्ट्री। अब दूसरी जो पार्ट होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ओवरऑल अगर हम बात करें, द इंडस्ट्री विच आर इन्वॉल्व इन दी कंस्ट्रक्शन, यानी वो इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। अब वो कंस्ट्रक्शन किस चीज का हो सकता है, भैया देश में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे वो आपके घरों बन रहे हो, बिल्डिंग्स बन रही हो, आपका घर ही क्यों नहीं बन रहा हो, डैम्स बनते हैं हमारे देश में, ब्रिज बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, इसके अलावा बहुत कॉमन जिसपे हम रोजाना ट्रेवल करते हैं, रोड्स, इसके अलावा टनल एंड कैनल्स जितने भी बनते हैं वो सब में डील करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही देश का क्या होता है, विकास होता है, देश का डेवलपमेंट होता है। तो देश के डेवलपमेंट के लिए आपको ब्रिज चाहिए, आपको डैम्स चाहिए, आपको टनल चाहिए, कैनल्स चाहिए, रोड चाहिए, कच्चा नेटवर्क चाहिए, तो वो कंट्रीब्यूट करती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारे देश के डेवलपमेंट में, निर्माण में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल क्लियर, ये सब अच्छे से आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब इसके बाद क्या है, मूव कर देते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और आ जाते हैं अपनी टर्शरी इंडस्ट्री पे। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूं, टर्शरी इंडस्ट्री इज द पिलर ऑफ द इकोनॉमी और इट इज द इंडस्ट्री विच जनरेट हाईएस्ट रेवेन्यू फॉर द कंट्री। यानी टर्शरी इंडस्ट्री क्या है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है हमारे देश के लिए एज वेल एज इस दुनिया के लिए भी, क्योंकि आज के टाइम में टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी देश की इकोनॉमी हो वहां पे इंक्रीज हुआ है। यानी आज के टाइम में हर चीज क्या है, आपको सर्विस के फॉर्म में मिल जाती है। जैसे कि आपको आप खाना खाना है तो आप स्विगी या जोमेटो का यूज करके सर्विस दे सकते हैं और वो आपके घर पे आ जाती है। तो वो किस वजह से हुआ, टर्शरी इंडस्ट्री की वजह से। इसके अलावा पहले ये पॉसिबल नहीं था कि हम मोबाइल से कॉल कर सकें, आज कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट कर दिया, तो हम क्या है कहीं पर बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं, वो भी सब पॉसिबल हुआ। तो टर्शरी इंडस्ट्री अगर ओवरऑल बात करें, टर्शरी इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सर्विसेज एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री बिकॉज इट सपोर्ट बोथ द इंडस्ट्री, यानी किसी भी देश की दोनों इंडस्ट्री, चाहे वो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री हो चाहे आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन सी इंडस्ट्री, आपकी टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, ये तो मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन सर आप ये बता दिए टर्शरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री इंक्लूड, फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन द मूवमेंट। दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी आपको पता है, वो थी व्हील्स, क्योंकि व्हील से ही दुनिया चलना सीखी, मूवमेंट हो पाया। तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन दी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि गुड्स अगर आप एक प्रोड्यूसर बना रहा है तो वो क्या अपने पास ही रखने के लिए बना रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसको कैसे पॉसिबल हो पाएगा, वो पॉसिबल हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन remove the hindrance of place by providing goods and services on time, यानी टाइम पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाते हैं, यानी कन्वीनियंस हो जाती है, इजी मोबिलिटी प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्शरी सेक्टर। इसके बाद आती है हमारी बैंकिंग। अब बैंकिंग क्यों जरूरी होती है, बैंकिंग इज ऑल्सो वेरी वाइटल सर्विसेज अंडर टर्शरी सेक्टर्स, क्योंकि बैंकिंग से सपोर्ट
सपोर्ट करती है किसी भी हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्री आती है। बैंकिंग क्या करती है, उसको क्रेडिट प्रोवाइड करती है, उसको लोन प्रोवाइड करती है, उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्योंकि आपको पता है कोई भी काम पैसे के बगैर होता नहीं है, तो वो लोन प्रोवाइड करना, उनको पैसा प्रोवाइड करना, उनको जब रिक्वायरमेंट है तब पैसा प्रोवाइड करने का काम करती है हमारी बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज इज वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज इट प्रोवाइड फाइनेंस, इट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, इट प्रोवाइड लोन टू ऑल द इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो चाहे प्राइमरी इंडस्ट्री, दोनों टाइप को पैसा प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इंश्योरेंस। क्योंकि आपको पता है जब भी हम बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व, हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आ जाती है भैया कौन, इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती है, इंश्योरेंस सर्विसेज क्या आती है भैया, आप काम करिए, आपके लॉस की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, यानी दे प्रोवाइड एश्योरिटी रिलेटेड टू द रिस्क इन द बिजनेस। बिजनेस में कोई भी रिस्क है तो उसकी एश्योरिटी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है, हिंड्रेंस को दूर करता है, किसी भी रिस्क रिलेटेड हिंड्रेंस को। यानी अगर बिजनेस में कोई रिस्क है रिलेटेड टू दी फायर लगने का रिस्क, थेफ्ट होने का रिस्क, रिस्क इन द ट्रांजिट, मान लो मेरे कंटेनर जाते हैं दूसरे देश में, गुड्स जाते हैं तो वहां पे समंदर में हो सकता है ट्रांजिट में मेरा लॉस होने के चांसेस हो जाएं, तो उस लॉस की रिकवरी के लिए हम क्या कराते हैं, बिजनेसमैन इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि वो एक बेफिक्र हो जाए कि अगर माल कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता डूब जाएगा तो हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन, फुल कंपनसेशन या लेस देन दैट हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और सर्विसेज अंडर टर्शियरी सेक्टर। इसके बाद आती है आपकी वेयर हाउसिंग। क्योंकि आपको पता है जो प्रोडक्ट्स है, जो चाहे फार्मर बना रहा है या सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम बात कर लेते हैं, चलो फार्मर, ठीक है, फार्मर ने भैया क्या करा, पोटैटो प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, अब ये पोटैटो तो बना लिया, लेकिन क्या पता इसकी डिमांड मार्केट में अभी नहीं हो, तो अगर हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे खुले में, तो ये हमारा जो आलू है वो हो सकता है खराब। तो उसके लिए हमें जगह चाहिए होती है, हमें स्टोरेज चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड all the business unit a facility where they can meet time gap, जिससे वो टाइम गैप को मीट आउट कर सकते हैं, यानी वो पोटैटो को स्टोर कर सकते हैं और जब उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी मार्केट में तो हम वहां से निकाल के ऑन द डिमांड हम उस कस्टमर को बेच सकते हैं। यानी हमारी किस चीज से मदद कर दी, हमारी मदद कर दी वेयर हाउसिंग ने, किसी भी टाइप के स्पॉइल नहीं हुआ हमारा, और जब उसकी डिमांड थी उस टाइम पे कंज्यूमर को पहुंच गया गुड्स, यानी कंज्यूमर की मदद हो रही है। तो इस टाइप से वेयर हाउसिंग प्रोवाइड द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर ऑल द बिजनेसमैन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम गैप को रिकवर करने में हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी टर्शियरी सेक्टर या किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए, क्योंकि हमें पता है जब हम कहीं पर भी गुड्स बेचते हैं या सेल करते हैं तो हमें क्या करना रहता है, कम्युनिकेशन करना रहता है लोगों से, यानी जहां पे हमने गुड्स बेचा है, कंज्यूमर भी हो सकता है या हमने जिसके थ्रू बेचा है उसमें। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, हमारी नॉलेज, दो तरीके हैं देखो इसमें, अगर बिजनेसमैन के लिए सोचें तो बिजनेसमैन क्या है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी ले सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भैया नॉलेज रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट, नॉलेज रिलेटेड टू प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के लिए ये सी है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टी है, ठीक है, कंज्यूमर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उस प्रोडक्ट के प्राइस क्या हैं,
ठीक है, उसके कंटेंट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, वो सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है अपने कंज्यूमर्स के लिए। तो कंज्यूमर की नॉलेज और अवेयरनेस को इंक्रीज करता है कम्युनिकेशन, एज वेल एज ये हमारे बिजनेसमैन के लिए भी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दीज आर दी वेरियस एक्टिविटी विच आर इन्वॉल्व अंडर टर्शियरी सेक्टर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर कि आज की क्लास में आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एज वेल एज द टाइप ऑफ द इंडस्ट्री। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।